Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Shreya and welcome back to another video. So आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के MCQs की सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं. कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को याद रखना है और कौन से कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है एंड कौन से MCQs में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे. अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में MCQs में कोई भी गलती ना हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो मैंने अपनी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100 एंड उस स्कोर के पीछे का जो सीक्रेट है, यानी कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले है चैप्टर रियल नंबर्स. सो रियल नंबर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज HCF और LCM. आपको इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो इस टाइप का बनता है. If two positive integers p and q can be expressed as p equals to ab square and q equals to a cube b, a b being prime numbers, then LCM pq is. मतलब इस टाइप से आपसे पूछ सकता है कि LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, एंड देन जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज. तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है. एक और इस टाइप का बनता है कि अगर इफ A and B आर टू को प्राइम नंबर देन A क्यूब एंड B क्यूब आर आपस में, मतलब उनका रिलेशन क्या है. प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इनरैशनल नंबर इज. तो इस टाइप से बेसिकली आपके क्वेश्चन बनते हैं एंड एक या दो MCQ आता है इस चैप्टर से. तो आपको एक तो HCF LCM का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए. देन आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. देन रैशनल इरेशनल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये भी कि हम रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फिर लास्ट में आंसर क्या आता है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन इस MCQ में अटक जाओगे. तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स. तो देखो पॉलिनोमियल से जो क्वेश्चन आता है वो अल्फा बीटा जीरोज यानी कि अल्फा बीटा के फॉर्म में आता है. जैसे कि अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -b/a होता है एंड अल्फा इंटू बीटा c/a होता है. तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आइदर इट इज लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ, इस टाइप पे क्वेश्चन आते ही आते हैं. If alpha beta are the zeros of polynomial, आपको कोई भी दे दिया, then you have to find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. तो इसके लिए आपको ये सारे पता, ये दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए अच्छे से. देन सेकेंड क्वेश्चन आता है ग्राफ का. ग्राफ का मतलब एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में एंड काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते हैं. तो इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओगे. देन नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से वो है साइन का क्वेश्चन. एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का नहीं है. लाइक हाउ दे कैन आस्क अस दिस क्वेश्चन. लाइक जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा था अपने सैम्पल पेपर्स में या फिर कहीं भी, सो मुझे भी लगता था कि मे बी इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, बट नहीं, इसके पीछे एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की. अगर आपने मेरी फॉर्मूला शीट देखी होगी तो उसमें मैंने एक साइन रूल शेयर कर रखा है आपको, दैट इज प्लस प्लस इक्वल्स टू माइनस माइनस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस प्लस एंड माइनस प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस. तो इसका मतलब क्या है, मतलब हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट रुक जाओ मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको. तो देखो इसके साइड में मैंने इक्वेशन लिख रखी है जैसे ax² प्लस bx प्लस c. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसमें आपके पास जो b और c के आगे जो साइन लग रहा है वो अगर पॉजिटिव है तो इसके जो रूट्स आएंगे, यानी कि आपके पास जो जीरोज आएंगे वो हमेशा दोनों नेगेटिव आएंगे. सिमिलरली अगर b और c दोनों ही नेगेटिव है तो जो आपके रूट्स आएंगे वो प्लस और नेगेटिव आएंगे. एंड इसके साइड में क्या लिखा है कि जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो वाली नेगेटिव होगी और जो बड़ी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी. सिमिलरली थर्ड में अगर प्लस और माइनस के सीक्वेंस में है, ऐसे b पॉजिटिव है एंड c नेगेटिव है, तो जो आपके रूट्स आएंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे. दैट इज जो बड़ी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी इस बार. एंड फोर्थ में है अगर b आपका नेगेटिव है एंड c पॉजिटिव है, देन जो आपके जीरोज आएंगे वो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे. ये तो हो गया साइन का रूल. आपको आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. एंड जिन बच्चों को ये रूल नहीं पता होता है ना, उनके MCQs में नंबर जरूर कटते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में साइन का पूछते हुए. ये आपको अब समझ में आ गया साइन रूल किस टाइप से अप्लाई होता है क्वेश्चन में.
अब चलो इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ जी, तो देखो, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 1 to 7 आर। जरा आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पे देखो तो दोनों प्लस प्लस है, यानी कि जो आपके रूट्स आने चाहिए वो दोनों नेगेटिव आने चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ नेगेटिव, यानी कि बी। ठीक है, एंड मैं ना इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे साइन से रिलेटेड वो इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, तो आगे आप देख लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है आपका, एक तो बनेगा वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है आपको, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है, या फिर ए एंड बी का आपको दे रखा है रेशो, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड दूसरा क्वेश्चन बनता है लाइंस आपकी पैरेलल है, कंसिस्टेंट है या फिर कोइंसिडेंट है। तो इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से बस। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइन कब पैरेलल होगी, कब कोइंसिडेंट होगी, कब। देन उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर से आपका जो एमसीक्यू बनता है वो बनता है नेचर ऑफ रूट पे, यानी कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। देन आपको बताना है कि रियल रूट होगा, जीरो रूट होगा, इक्वल रूट होगा, कैसा होगा रूट। ठीक है, रियल रूट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन बनता है वैल्यू ऑफ के। तो देखो जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं इसी वीडियो में अटैच करती जाऊंगी, तो अपना सॉल्व करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एपी। तो एपी में आपको एपी से आपके बहुत इजी एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको जनरल फॉर्मूला सबका पता होना चाहिए, लाइक nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, ये जो बेसिक फॉर्मूला है। एंड आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि a + c = 2b। इसके बेसिस पे भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 23rd टर्म माइनस 18th टर्म ऐसे क्या वैल्यू होगी उसकी, तो इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना। एंड हाँ, लाइक एमसीक्यूज आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए। तो देखो एमसीक्यूज के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है ना वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो पेपर में आते हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं, डायरेक्टली आते हैं। और अगर डायरेक्ट भी नहीं तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। लॉन्ग क्वेश्चंस में तो हर कोई फुल नंबर लेके आ सकता है, बट जो नंबर कटते हैं वो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में ही कटते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ उन एमसीक्यूज के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके वो 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, एंड आगे के तो आप कर ही लोगे, सो यू विल डेफिनेटली स्कोर 100। तो कुछ भी चीज़ छोड़ना मत, अभी भी आपके पास टाइम है, एमसीक्यूज कर लेना, क्योंकि वहीं पे स्कोप रहता है नंबर कटने का, और तो कहीं कटता नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स पे ना बीपीटी थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, इससे असर्शन रीजनिंग भी आ सकता है। और जैसे कि आपको रेशो दे रखा होगा, देन आपको बताना है कि ये सिमिलर होगा नहीं होगा, या फिर आपको रेशो गिवन होगा, यू हैव टू टेल कि कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए सो दैट कि वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। और इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर को खुद से सॉल्व करके देखना है एग्जाम्पलर से। देन उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको पॉइंट्स बताने होंगे, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इक्विडिस्टेंट होता है तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देन यहाँ से केस स्टडी आने का चांस है, केस स्टडी पूछी जा सकती है आपको। ठीक है, देन उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक इसमें सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको ट्राइंगल दे दिया, आपको tan थीटा बताना है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड इससे ट्रिकी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, या फिर डायरेक्ट आपसे वैल्यूज भी पूछ सकते हैं, जैसे tan 30 + cos 60 आपकी क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी आप एक बार अपने आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना। एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वहाँ से सारी वैल्यूज पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 चीजें होती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट, डिस्टेंस और एंगल। तो इन्हीं तीनों में से कोई 2 चीज दी होगी एंड आपको कोई एक चीज निकालनी होगी। ठीक है, और अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आपको रेशो गिवन होगा एंड आपको रेशो के बेसिस पे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका सर्कल। तो सर्कल में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इससे असर्शन रीजनिंग आ सकता है।
एंड इससे एंगल निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने बोला थ्योरम बेस्ड। जैसे एक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक फिगर गिवन है आपको, उसमें ओ सेंटर है, एक कॉर्ड है ए बी और 80 इज अ टेंजेंट, और आपको एंगल गिवन है AOB दैट इज 100 डिग्री, एंड आपको बताना है कि BAT एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देन आता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको क्या करना है कि सारे जितने भी फॉर्मूलाज है सबसे पहले तो उन्हें टिप्स पे रखना है, क्योंकि फॉर्मूला जहाँ आप भूले वहाँ आपसे गलती हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। एरिया का हो गया, सर्कमफेरेंस का हो गया, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इस सारे क्वेश्चन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। और जनरल, इसमें से जनरल क्वेश्चन ही आता है। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है जिसमें बच्चे अटकते हैं, दैट इज रेवोल्यूशन का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील of radius 0.25 मीटर in rolling a distance of 11 किलोमीटर is। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 7000। 7000 कैसे आएगा, देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन हमेशा होता है 2πr। ये चीज़ अच्छे से याद रखना, प्लीज़ मत भूलना, इससे क्वेश्चन आएगा तो बेशक रट लो। डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, तो यहाँ से एक रेवोल्यूशन की डिस्टेंस आपने निकाल ली जो कि आ जाएगी आपकी 11/7, और टोटल डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है 11,000, राइट, 11,000 मीटर, 11 किलोमीटर। तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 रेवोल्यूशन में आपका जो डिस्टेंस आएगा वो 11/7 आएगा, 11/7 मीटर। तो 1 मीटर में आपका हो जाएगा 7/11 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट यू विल डू कि आपको 1 मीटर का पता चल गया एंड यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 11,000 मीटर, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द आंसर 7,000 रेवोल्यूशंस। ठीक है, आ गया आपको समझ। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उस चैप्टर के फॉर्मूलाज। आपको सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए, जितने भी कर्व सरफेस एरिया के हैं, टोटल सरफेस एरिया के हैं, वॉल्यूम के क्वेश्चन है, सारे आपको याद होने चाहिए। क्योंकि जो दिक्कत मेन इस चैप्टर में आती है वो फॉर्मूला की ही आती है, क्योंकि फॉर्मूला का कंफ्यूजन हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है या वॉल्यूम का लगाना है या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो इसीलिए फॉर्मूलाज को बिल्कुल क्लियर रखो। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो एक तो परसेंटेज के बेसिस पे बनता है कि जैसे कोई रेडियस है या फिर कोई हाइट है या फिर वॉल्यूम है, कुछ भी है, इतना परसेंट से उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हुआ है, then you have to find out the new radius या फिर new surface area। this type of question could be asked। and second type of question बनता है that is of ratio, कि आपको दे दिया कि height और radius का रेशियो ये है, इनका सरफेस एरिया क्या होगा, या फिर दो चीज़ें दे दी, एक सिलेंडर दे दिया, एक हेमिस्फीयर दे दिया, उसका रेडियस का रेशियो ये है, आपसे पूछ लिया हाइट का रेशियो क्या होगा, या फिर वाइसा वर्सा पूछ सकते हैं कि आपको एरिया दे दिया, ये रेडियस दे, या फिर आपको वॉल्यूम दे दिया, सरफेस एरिया दे दिया, आपसे पूछ लिया हाइट का रेशियो बताओ इनका। सो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। तो देखो स्टैटिस्टिक्स से जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है केस स्टडी। इस चैप्टर से केस स्टडी पूछी जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना। एंड नेक्स्ट थिंग इज लर्न ऑन ऑल द फॉर्मूलाज। आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, मीन के, मीडियन के, मोड के, सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। प्लस आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए ना वो थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, सो दैट कि वहाँ पे आप सॉल्व करो तो आपसे हो जाए, ये नहीं कि आप उसी कैलकुलेशन में लगे हुए हो एंड आपसे हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना कैलकुलेशन की। एंड यहाँ से जो MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि जैसे आपको मीन दे दिया या फिर मीडियन दे दिया, आपको उसकी पूरी टेबल दे दी एंड आपको फ्रीक्वेंसी में कोई एक वैल्यू दे दी x की, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कार्ड्स का बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। लाइक कार्ड्स में आपको पता होना चाहिए कितने फेस कार्ड्स होते हैं, कितने नंबर्स वाले कार्ड्स होते हैं, टोटल कितने कार्ड्स हैं, किंग, क्वीन, जैक, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कौन से कलर्स के होते हैं, स्पेड कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉइन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉइन वाले पे क्वेश्चन हमेशा ही आता है, बी इट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन, कॉइन पे क्वेश्चन आता है तो पढ़ लेना एक बार। देन नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका कि पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा इट विल बी लेस देन 1। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लेना।
इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं आते हुए भी। सो इसका ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन मुझे मिले जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने इस वीडियो में अटैच कर दिए हैं, एंड रेस्ट आपको एनसीईआरटी एग्जामिनर से एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करने हैं। प्लीज़ मिस मत करना बिल्कुल भी, थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लो। और केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछी जा सकती है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछी जा सकती है, स्टैट से तो पक्का ही आएगी, एंड एपी से भी आ सकती है। बल्कि एपी में एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी से जो कि पूछा जा सकता है एज अ केस स्टडी, तो पढ़ के जाना, ठीक है। एंड अभी आपके पास 1.5 डे मान के चलते हैं बच रहा है, तो इसीलिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, क्योंकि लास्ट 2 डेज है। अगर अभी आपने कुछ नहीं किया ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे आप 90+ स्कोर करोगे मैथ्स में। तो अभी से पढ़ने बैठ जाओ अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। एंड फॉर्मूलाज के लिए यू कैन यूज माई फॉर्मूला शीट, एंड ट्रस्ट मी भाई, फॉर्मूला शीट में तुम्हें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, एंड प्लस सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा तुम्हें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे, स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे, एंड साथ साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी लिखी होगी उसमें। सो एक बार जाके देख लेना, जरूर तुम्हारे काम आएगी। सैम्पल पेपर्स लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि सैम्पल पेपर्स आर द मस्ट। सो देखो, एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, जितने भी फॉर्मूलाज है सबको टिप्स पे रखो, और प्रैक्टिस इज अ मस्ट, ठीक है। तो एमसीक्यूज में फुल स्कोर करना है तो एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड लेट्स मेक इट अ फैमिली ऑफ 1K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।